व्यूअर्स, कैसे हैं आप? वॉइस ऑफ उस्मान में एक बार फिर खुश आमदीद। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने एक इंटरव्यू सीरीज शुरू की हुई है जिसपे हम मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को, मुख्तलिफ ऑफिसर्स के इंटरव्यू करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो आज हम इनसे पूरा प्रोसेस समझेंगे कि इसके लिए टेस्ट किस तरह का होता है, मेरिट कैसे बनता है, इंटरव्यू किस तरह का होता है और बाकी कंप्लीट प्रोसेस कि इसकी हायरिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो मजीद डिस्कशन से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मजीद ताकीद के बगैर मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर अहमद शुएब, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो हम इनसे मजीद सारा अभी डिटेल पूछेंगे। तो जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, अपने बारे में कुछ बताएं। पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताएं, फिर हम डिपार्टमेंट का पूछेंगे और बाकी सारा प्रोसेस हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सर, मेरा नाम अहमद शुएब है और मैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो इधर हम जो मेरा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें ये है कि हम पॉपुलेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के हवाले से जो इश्यूज हैं उनकी जो अवेयरनेस पे हम काम करते हैं। सर, आमतौर पे मतलब मुझे पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का इतना नहीं पता, तो क्या इनका ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में इनके कितने सेंटर्स होते हैं या मतलब कि आप उसमें किस तरह से रोल अदा करते हैं? इसमें यह है कि डिपेंड करता है कि डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है, उसकी कितनी तहसील है। तो जितनी तहसील है उसमें एक तहसील ऑफिसर हमारे पास होता है और तहसील की पॉपुलेशन और उसके एरिया को मद्देनजर रखते हुए फिर उसमें यूनियन काउंसिल कितनी है उसके अकॉर्डिंग भी उसमें सेंटर्स होते हैं। हर यूनियन काउंसिल में एटलीस्ट एक सेंटर होता है। तो ये डिपेंड करता है उसके एरिया पर, तो उसकी भी मॉनिटरिंग होती है। तहसील पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर अपनी तहसील के जो सेंटर्स होते हैं उनकी सुपरविजन और मॉनिटरिंग करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव रोल प्ले करते हैं उसमें। और मेरा इसमें यह है कि मैं ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट को देखता हूँ कि हमारी जो पॉपुलेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज हैं इनके बारे में लोगों को अवेयरनेस दें कि सोसाइटी में इसके बारे में बहुत सी मिथ्स हैं जो कि ठीक नहीं है। तो हमारा काम ये है कि इस सिलसिले में अवेयरनेस वॉक्स हम करवाते हैं, अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, उसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं यूनियन काउंसिल लेवल पर। तो माशाल्लाह सर, इसमें आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है। जिस तरह से आपने बात की, अक्सर हम वॉक्स में या कहीं ना कहीं इंटरव्यूज में आपको देखते भी रहते हैं। तो मैं नए जो एक इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पूछना चाहूँगा कि इसकी जॉब्स आती रहती हैं, खत्म हो गई हैं, या इसके जॉब्स का क्या प्रोसेस है? अगर कोई नए तरीके से अप्लाई करना चाहे तो जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करे तो उसके लिए आप क्या गाइड करेंगे उसको? इसमें यह है कि पीपीएससी के थ्रू जो हमारी ये जॉब्स आती हैं तो रेगुलर बेसिस पे ये आती रहती है। रफली अगर मैं इसको कहूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों का टाइम पीरियड जो है ना स्पेसिफाई करके एग्जैक्ट या टू द पॉइंट पीपीएससी का एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं वो डिले वगैरह हो जाता है। तो 3 to 4 ईयर के बाद जो है ना आप कह सकते हैं कि एक दफा ये जॉब्स आती है। इसी कैटेगरी की जॉब या इसी डिपार्टमेंट की काफी ज्यादा जॉब्स आती हैं। जी बिल्कुल। तकरीबन 3 से 4 साल के दरमियान पीपीएससी अनाउंस करता है। इसमें कोई एज लिमिट या क्वालिफिकेशन लिमिट्स भी हैं? कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है? एग्जैक्टली एज लिमिट तो पीपीएससी का जो स्टैंडर्ड है, जो 17 स्केल की जॉब है, उसमें ये है कि 21 ईयर टू 28 ईयर का ये एक एज की ब्रैकेट है। इसके अंदर जो फॉल करता है वो फर्दर जो एज रिलैक्सेशन है वो है यस वो है। वो फीमेल के लिए जितनी है या मेल के लिए जितनी है उसको आप बीच में इंक्लूड करें तो डेफिनेटली वो इंक्रीज हो जाती। ठीक है। तो उसके बाद ये आपने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? क्वालिफिकेशन की क्या इसकी रिक्वायरमेंट है? बैचलर लेवल की है, मास्टर्स लेवल की है? इसी तरह क्या इस जॉब के लिए कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस भी रिक्वायर है? एक्सपीरियंस इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का या किसी भी टाइप का तो वो एक प्लस है, क्योंकि वो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा। एग्जैक्टली। तो उसमें आपके इंटरव्यू के मार्क्स जो है ना वो बढ़ सकते हैं। बाकी जो एलिजिबिलिटी के जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें वो है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है ना वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो स्पेसिफिकली अगर इस जॉब की बात करूँ तो इसमें इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जेंडर स्टडीज, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी और इसमें आता है मैनेजमेंट साइंसेस। क्योंकि जॉब की तकरीबन नेचर ही को सोशल मोबिलाइजर और सोशल एक्टिविटी ज्यादा इन्वॉल्व है, तो इसी वजह से सोशल साइंस को इसमें ज्यादा वो किया गया है। अच्छा, टेस्ट जैसा पीपीएससी का वो तो टेस्ट होता है आमतौर पे एमसीक्यूज बेस्ड है।
तो इसमें मतलब कि जिस तरह आपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स लिए, तो क्या टेस्ट के अंदर भी इनकी रेशियो ऐसी थी? टेस्ट की रेशियो क्या थी एमसीक्यूज? अगर कोई नया बंदा तैयारी करना चाहे, प्रिपरेशन करना चाहे, तो किन सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए? इसमें ये है कि जो इसकी वेटेज थी वो 60-40 की थी, कि जो 60% है वो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन थे और 40% जो नॉर्मल पीपीएससी का जनरल नॉलेज वाला होता है। जनरल नॉलेज में वो सारी चीजें एज इट इज है, क्वेश्चन इस्लामिक स्टडीज के, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर, वो चीजें, मैथ्स, इंग्लिश, ग्रामर, कंपोजिशन, वो सारी चीजें तो हैं, वो उसी 40% में आएंगी। लेकिन जो हमारा इधर है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये इक्वल वेटेज है सारे सब्जेक्ट्स की। लाइक 10% इकोनॉमिक्स है, 10% स्टैटिस्टिक्स है, और बाकी के जो मैंने 6 सब्जेक्ट बोले ये सेम इक्वल वेटेज के साथ इधर जो है। इसी तरह सर ये टेस्ट हो गया, आपने टेस्ट क्लियर किया, तो सर उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल किया। नॉर्मली पीपीएससी एक सीट के अगेंस्ट 5 से 6 लोगों को कॉल करता है इंटरव्यू के लिए। आपको कितने अरसे बाद इंटरव्यू की कॉल आई? इसमें कितना गैप पीरियड आया? एग्जैक्ट तो मेरे माइंड में नहीं, लेकिन रफली हम कह सकते हैं 3-4 माह इसमें लगे थे इस प्रोसेस में। इंटरव्यू में कोई आप ऐसा टिप देना चाहेंगे अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो नए बंदे के लिए, किस तरह से, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? या एक पैनल इंटरव्यू होगा डेफिनेटली, तो वो कितने लोग थे उसमें? तो इसमें ये है कि जो पैनल है उसमें 3 लोग हैं। एक जो उसको मेंबर है, पीपीएससी का जो मेंबर होता है, वो उसका जो ना हेड होता है, तो सबसे ज्यादा वेटेज उसी की होती है। उसका ओपिनियन जो है ना वो सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है कैंडिडेट की सिलेक्शन के हवाले से। बाकी 2 जो साथ में मोस्टली होते हैं, समटाइम 4 भी मेंबर जो होते हैं टोटल होते हैं, तो वो मेरे टाइम में 3 थे। तो हम जब मैंने इंटरव्यू दिया तो सारी चीज़ें जो मैंने उसके बाद पे इसका क्रक्स जो निकाला वो उसमें ये है कि 3 चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपने कंप्लीट की है, तो आपको एक कम्प्रीहेंसिव आपकी इस पर तैयारी होनी चाहिए। आपको एटलीस्ट उसके बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। तो मेरे साथ ये भी हुआ है कि मतलब एक इंटरव्यू में उसने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मुझसे पूछे, और एक इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड था वो बहुत ही एडवांस लेवल का। तो मतलब इसको इतना आपने नहीं लेना कि वो बेसिक ही पूछेगा या उसको एडवांस लेवल की चीज़ें, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा कम्प्रीहेंसिव उसका तरीकाकार ये है कि एक दफ़ा आप अपनी जो मार्कशीट है, जो डीएमसी है आपकी, उसको आप देख लें, उसमें कितने सब्जेक्ट है, कौन से आपने पढ़े, तो उन सबको मेजर जो सब्जेक्ट उनको तो जरूर उनके ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए। जो माइनर सब्जेक्ट या ऑप्शनल है उनके बारे में मेजर चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, आपको करंट अफेयर और जनरल नॉलेज का आइडिया होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये हर इंटरव्यू में इसी तरह से ये चीज़ें चलती हैं कि वो आजकल क्या हो रहा है, आपको न्यूज़ से अपडेट होना चाहिए आपको। और जनरल नॉलेज जो बेसिक चीज़ें हैं, जिस तरह के वो एमसीक्यूज है, ये चीजें तो आपके एमसीक्यूज से ही तैयार हो जाएंगी। तो डेफिनेटली जो कैंडिडेट है उसने इतना किया है कि वो यहाँ तक पहुंचा है उधर से, क्योंकि सबसे बड़ा फिल्टर उधर लगना है टेस्ट पे, रिटन टेस्ट। यस, तो वो जो यहाँ तक पहुंच गया डेफिनेटली उसको, आई डोंट थिंक सो उसको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो कर जाता है। वैसे इंटरव्यू एक ही हुआ था आपका या 2 हुए थे या कोई? तीसरी चीज पहले मैं वो जो 3 चीजें बनाई थी उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। जो थर्ड थिंग इसमें है वो है आप किस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, वो डिपार्टमेंट क्या करता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, वो किस लॉ, किस एक्ट के तहत वो चल रहा है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कब वो बना, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। और उसके बाद इसी चीज के अंदर हम एक और चीज को डाल रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपको फिंगर टिप्स पर आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये सर ने बहुत अच्छा टिप दिया है, बहुत अच्छा। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग किसी भी जॉब में, पीपीएससी है या प्राइवेट जॉब भी बने गवर्नमेंट को छोड़ के, जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम जिस जॉब का इंटरव्यू दे रहे होते हैं उसके बारे में पढ़ के नहीं जाते, उसकी जेडीज या उसकी टीओआरस हम नहीं देखते। जिस इदारे में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम जॉब करने जा रहे होते हैं हम उसके मुताबिक नहीं देखते। नॉर्मली उनका क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है इंटरव्यू में। ये सर का बहुत अच्छा टिप है नए कैंडिडेट्स के लिए। जी सर, मैं जैसा पहले मैंने एक और बात पूछी थी कि इंटरव्यू आपका एक ही हुआ है या ज्यादा भी इसमें हो जाते हैं? नहीं, इसमें एक ही इंटरव्यू होता है। एक इंटरव्यू के बाद
उसके बाद आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट लगती है, तो उसमें फिर आपको पता चल जाता है आउटकम आपकी क्या है, रिकमेंडेड है, नॉट रिकमेंडेड है, या फिर आप जो है जो क्वालिफाई आपने जॉब के लिए किया ही। आपकी अभी जो करंट जॉब है इसमें किसी किस्म की ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है? यस, इसमें हमारे जैसा कि मैंने बताया है कि अवेयरनेस एक्टिविटीज होती है, तो थ्रू आउट अपने डिस्ट्रिक्ट में वो करवानी होती है अवेयरनेस एक्टिविटीज। हमारे जो सेंटर्स हैं वहाँ पर भी जो लोकल कम्युनिटी की जो भी उसमें कपल्स हैं हम उनको इन्वॉल्व करते हैं वहाँ पर, और उनकी जो है ना अवेयरनेस के लिए जो भी सेशन हमारा होता है। ये ट्रैवलिंग जस्ट इनसाइड सिटी है, आउटसाइड सिटी इस हद तक नहीं है? सिटीज आर इनसाइड डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट की जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है उसके अंदर जो भी हमारे सेंटर्स हैं, उसके बाद आउटरीच एरियाज हैं उधर हम फिर मेडिकल कैंप्स करवाते हैं, तो तब भी हमें वहाँ पे जाना होता है। मेरा एक्चुअली ये क्वेश्चन इस वजह से है कि अगर कोई मैरिड पर्सन है तो उसको टेंशन होती है कि हफ्ता बाहर तो नहीं रहना पड़ेगा, एक आप अपने रेंज में रह के सिटी में वापस आ सकते हैं, तो ऐसा इशू वो उसमें सर ये डिपेंड करता है डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है। अब आप देखिए अगर डिस्ट्रिक्ट भावनगर की बात करें तो उसकी एक तहसील और दूसरी तहसील बहुत देर से, लेकिन मोस्टली ये कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोग्राम होते हैं तो सेम डे में आप आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है कि उसको एक आधा दिन स्टे करना पड़े, यानी कि डिस्टेंस मैटर करता है यहाँ पे। तो ऐसा बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई फैक्टर नहीं है, एक्टिविटी हो जाती तो आप फॉरन आ सकते हैं। सर आखिर पे आप एक नए कैंडिडेट्स को इंस्पिरेशन उनकी मोटिवेशन के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कोई और टिप देना चाहेंगे कि एक्चुअल तैयारी किधर से करनी चाहिए या कैसे करनी चाहिए? जी श्योर, मैं इसमें ये कहूँगा तैयारी का जो सोर्स है पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो सोर्स इसका ये है कि ये मैं आपको बिल्कुल वही चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं और जिनसे मुझे लगा कि इनसे फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि बहुत ही कॉमन है, आप सबको पता होंगे कि पीपीएससी के जो पास्ट पेपर, अगर हम स्पेसिफिकली पीपीएससी की बात करें, इस तरह एफपीएससी या एनटीएस या जिस रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू भी आप आना चाह रहे हैं वो इशू नहीं, आप उसके जो पास्ट पेपर हैं उनको आप ज़रूर देखें। उसमें से बहुत ज़्यादा वेट आई थिंक सो सर अबाउट 70% कवर हो सकती है अगर वो उसको बिल्कुल उसको दूसरे लफ्जों में उसको क्रैमिंग उसकी कर ले सही तरीके से। जो टॉपिक्स या जिस टाइप के क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में डिस्कस हुए हैं इट मींस कि वो उनको मुकम्मल फोकस उन टॉपिक्स को तो फुल फोकस करना चाहिए। यस, उससे अगर आप उसको थोड़ा सा उससे बाहर चले जाए, फॉर एग्जांपल उसने अगर आपसे ए पूछा तो आप बी और सी को भी थोड़ा सा साथ में देख लें तो डेफिनेटली इट इज श्योर कि आपकी बहुत जल्द जो है ना ये क्वालिफाई होना शुरू हो जाएंगे। 70% सर के ये स्टेप के बाद आपको लाजमी तौर पे पास पेपर देखने हैं ताकि आप अपना बीपीएससी डिस्टिंक्शन के साथ क्लियर कर सकें या आपकी जॉब कंफर्मेटिव भी होगी। जी, बाकी चीजें ये है कि इसके अलावा आप न्यूज़पेपर को आप पढ़ें और दूसरी जो चीजें इन्हीं से आपने भी चीजें निकालनी है एमसीक्यू से exactly. उनसे आप सारी चीजें रिलेट करें। अच्छा अगर इस फॉर एग्जांपल इस कंट्री का कैपिटल पूछ रहा तो यार उसका कौन सा होगा, या आप उन्हीं 4 ऑप्शंस को ही देख लें कि 4 उसने जो दिए हुए कैपिटल, ठीक है, तो आपने देख लें अच्छा इसका तो ए आंसर है, ठीक है। अब जो बाकी के 3 हैं इनके ये कौन कौन से किस किस कंट्री के कैपिटल, तो इस तरह से आप अपना जो वाइड करते हैं ना नॉलेज तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होता है। अब दूसरी चीज ये है कि आपने जो इनके लिए सर जो चीज़ें पूछी हैं इनकी गाइडलाइन के लिए, तो वो ये है कि मेरा इस सारे प्रोसेस में 2 चीज़ों को मैंने जो है ना कंक्लूड किया है, दोनों वाइडर टर्म्स हैं, मैंने उसको अपने हिसाब से किया, मतलब ये एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन नहीं लेकिन जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सर फर्स्ट है पॉजिटिविटी एंड नंबर 2 इज कंसिस्टेंसी। अब पॉजिटिविटी में क्या है, ये बहुत वाइड है, इसमें आपने पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, अपने आप पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ, कोई भी जितनी बड़ी भी जॉब है आप एलिजिबल हैं तो आप कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं और बताना चाहता हूँ, एक वैकेंसी भी आती ना तो आप ज़रूर उस पर अप्लाई करें। मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एक वैकेंसी थी सर पूरे पंजाब में और मैंने उस पर क्वालिफाई किया। तो मैंने उस वक्त यही सोचा था, मैंने कहा था एक वैकेंसी है ना तो मुझे तो एक ही चाहिए,
मुझे मेरे मैटर नहीं करता चाहे 10 आए या मुझे चाहिए ये तो क्यों ना। तो उसमें ये है कि पॉजिटिविटी पर हम थे कि आपने कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी कि मैं ये कर सकता हूँ, और नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी किसी के बारे में। आपने छोटी छोटी चीजें हैं जो इस प्रोसेस में बहुत हर्डल क्रिएट करती। सोशल प्रेशर डेफिनेटली आप पर होगा, क्योंकि जो बंदा इधर से ग्रेजुएट होता है यूनिवर्सिटी से, तो घर वाले भी कह रहे होते हैं कि आपकी कब जॉब होगी। आज जो हमारी तो सोसाइटी ही इसी काम के लिए, वो आपसे पूछते जरूर है कि आजकल क्या कर रहे हो, क्या बना तुम्हारा, उसको आपने पॉजिटिव एक फैक्टर लेना है। बहुत से लोगों की शादी इस वजह से रुकी होती है, जॉब का वेट करते हैं। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें होती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग में ये चीज है कि आपने इन चीजों को इग्नोर करना है और इनको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर कोई पर्सन आपको आगे कहता है और आपको बुरा लगता है उसका पूछना, तो आप उसको अपने माइंड पे आप ये रखें कि एक दिन मैं इसको बड़े फर्क से बताऊंगा, यार मैं ये बन चुका हूँ, तो भाई ठीक है, तो इसको मैंने एक ही दफा जवाब दे रहा हूँ, मैं इसको चुप करवा दूंगा। यानी कि मैं पॉजिटिव वे में ये बात कर रहा हूँ, वो आपको नेगेटिव वे में आकर आपसे कहेंगे। तो पॉजिटिविटी इसमें फिर दुआएं हैं, वालिदैन की दुआएं हैं, आप खुद दुआ करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला आपको जरूर देगा। और बाकी जो चीज़ें हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन हम उनको टोटली इग्नोर करके बैठे होते हैं। तो ये चीज़ें मेरी हो जाए ये वैकेंसी। जब भी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपने अपनी उसमें से निकाल लेने की, ये तो मेरी है, अगर बाकी और हैं तो कोई ले ले, नहीं तो ये तो मेरी है। ये कॉन्फिडेंस जब तक आप में बिल्ड नहीं होगा, आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप इंटरव्यू में भी आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। तो सबसे पहली चीज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के बाद जिस तरह आपने सारी बातें की कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है, किन सब्जेक्ट्स को फोकस करना है, आप ये चीजें तैयार करेंगे, पास पेपर तैयार करेंगे, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चुमेगी। सर आखिर में थैंक यू।